वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार आप सभी का स्वागत है। और 11 अगस्त के एग्जाम के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? मॉडल पेपर 9 आपके सामने ये लाया जा चुका है। इस पेपर से हार्ड पेपर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप सभी बच्चे फुल लास्ट तक पूरा पेपर देखिए, पूरा पेपर सोल्व करें और लास्ट में आपके 80 में से कितने नंबर आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस तरीके से आपके पहले एग्जाम से पहले आज एग्जाम होने वाला है, तो क्या आप सभी बच्चे इसके लिए तैयार हैं? अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो यस वी कैन। ठीक है, क्या लिखोगे? यस वी कैन, यानी कि हम तैयार हैं, हम नवोदय को एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हैं। लेट्स क्रैक नवोदय एग्जाम। तो पूरा पेपर आपके सामने सोल्व किया जाएगा। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। जहां जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक इसको पहुंचा दो, इस वाली क्लास को, ताकि सभी बच्चे आपके साथ ज्वाइन कर सके और सबके बीच में कंपटीशन हो सके। आपको पता लग जाए कि आपकी कौन सी कंडीशन है और कहां पर आपको कितनी तैयारी भी बाकी है। और इसके बाद में फिर आप कट ऑफ वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके जो मार्क्स आए वो कट ऑफ को क्लियर करते हैं या नहीं। तो बढ़ते हैं हम एक नई उम्मीद के साथ में कि आप बिल्कुल नवोदय का एग्जाम क्रैक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो यस वी कैन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो और करो। ठीक है, अब आपको देखो पार्ट फर्स्ट ये हमारा रहेगा, पूरा पार्ट हम करेंगे। तो आपको क्या करना है? लास्ट तक बने रहना है। जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा उसी के पूरा बेनिफिट होने वाला है आज। ठीक है, मानसिक योग्यता का साथ के साथ आप कमेंट कर देना। अगर आप ऑफलाइन देखते हो तब भी आप कमेंट कर देना। निर्देश आपको वहाँ एग्जाम में पहले पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन करना है, या मैं आपको निर्देश समझा दूंगा। तो देखो आपको यहाँ पे इन तीन में से एक अन्य भिन्न छांटनी है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है? सबसे अलग आपको छांट करके बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्यान से देखोगे तो ए, बी और सी तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आपके लिए 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे यहाँ पे करने के लिए, तो आप उसके बीच में अपना आंसर कर देना। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी कॉमेंट करें, जल्दी से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो देखो इसमें ए, बी, सी या डी सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको? ये भी देखो स्क्वायर के जैसा बना है, ये भी स्क्वायर बना हुआ है, ये भी स्क्वायर बना है, लेकिन ये रोम्बस के जैसे है। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो और क्वेश्चन को समझो और फिर करो। और जिस बच्चे ने जो भी लेट ज्वाइन किया है तो लाइक और शेयर तो आप कर दो फटाफट से, क्योंकि इसको बनाने में काफी मेहनत आपके लिए की जाती है। तो फटाफट से लाइक एंड शेयर तो कर दो। ठीक है, और ए, बी, सी या डी कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है यहाँ पे? अब देखो इसमें ये जो मुड़ी हुई आकृतियां हैं ए, बी, सी तीनों एक जैसी है, लेकिन डी सबसे अलग है, तो डी सबसे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अलग आपको फाइंड करना है, ओड में इन आउट आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाए गए हैं, तो आप समझते जाओ, मैं समझाता रहूंगा। इसमें देखो क्या करना है, बी, सी और डी तीनों सेम दिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर ये नहीं है, मतलब ए हमारा पे राइट आंसर होगा, सबसे अलग ये दिख रहा है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भाग सेकंड आपके सामने आ चुका है। निर्देश आपको देखने हैं। निर्देश में लिखा गया है समरूप चित्र आपको ढूंढना है, यानी कि इसके जैसा सेम आपको फाइंड करना है। कौन सी आकृति आपको प्रश्न चित्र के जैसी दिखाई दे रही है उत्तर चित्रों में? तो आंसर्स में आप ध्यान से देखोगे तो आपका बी आंसर नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, मतलब सर ए राइट आंसर होगा। वेरी गुड, ए होगा। तो आगे बढ़ते हम छठा वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? देखो 6 वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना है फिर करना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो देखो ए वाला चेक करोगे तो ए में ये जो सर्कल है कहाँ है? बिल्कुल कोने में, इसमें ऊपर बना दिया तो ए नहीं होगा। इसके बाद में सी इस वाले कोने में बना दिया तो सी भी नहीं होगा। अब आपके बी या डी दोनों में से ध्यान से चेक करो। देखो इसको कोने में बनाया गया है बिल्कुल कॉर्नर पर, तो ये तो बीच में है, तो बी भी नहीं होगा, मतलब डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे। जल्दबाजी में क्या होता है, आप बी लगा करके हाँ बिल्कुल ये सही और आगे निकल जाओगे, तो इससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को करना है। 7 वाला क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर देखो सेम इसके जैसा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? देखो इसमें कितनी आकृतियां भर की? 1 2 3 4 ये त्रिभुज भरे गए हैं। तो ए को आप चेक करोगे तो ए में यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, तो ए नहीं होगा आंसर। बी में यहाँ गोला नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। सी में भी यहाँ पे गोला नहीं है, तो सी भी नहीं होगा, मतलब डी सबसे सेम इसको मिलेगा, डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता है 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझो और करो। ठीक है, और कल वाला मॉडल पेपर जिसने बच्चे ने नहीं देखा 8 वाला
वो वाला भी जाके आप देख लेना, पूरा देखोगे तो आपको इसी टाइप का पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको फुल प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब यहाँ इसका सेम डिटो आपको दिख रहा होगा कि डी आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पार्ट 3 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या कर रखा है, इसको आपको क्या करना है, दिशा परिवर्तन करके इसकी जो पैटर्न है ये बनाना है। दिशा परिवर्तन करके पैटर्न बनाना है। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो इस जगह पर कौन सी इनमें से आकृति फिट होगी, ध्यान से देखो। पहले तो फर्स्ट को सेकंड में क्या चेंज हुआ है देखो। इसमें ये आकृति थी, इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे इन्होंने लगा दिया, दिख रहा है आपको, मतलब उल्टा करके दिशा परिवर्तन करके बना दिया। तो आप भी यहाँ प्लस लिख करके, ये इस साइड है तो किस साइड आ जाएगा, इस साइड, और उल्टा बनेगा, ठीक है। और ये इस साइड है तो कैसे बन जाएगा, ये बिल्कुल सीधा बन जाएगा इस प्रकार से, आई थिंक। अब देखो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन ए में तो नहीं मिल रहा सर जी बी में भी नहीं है, सर जी सी और डी दोनों में इस साइड है, लेकिन हमको ये उल्टा है तो हमको सीधा एस चाहिए। सीधा एस कौन से वाले में है, देखो इस सीधे यहाँ पर सीधा एस है तो हमको उल्टा एस चाहिए, तो उल्टा एस सी ऑप्शन में है सर जी, तो सी राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हम 10 वाला क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझो और करो। इसमें तो आप थोड़ा बना करके देख लेना पेंसिल वगैरह से। तो ये देखो इस प्रकार से मिल जाएगी आकृति, ये यहाँ पर चली जाएगी, और ये कौन सी आकृति, इसको ऐसे, इसको इस लाइन से मिला रखा है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा सर, बी को ध्यान से जब हम चेक करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल करके आता है, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। उसके बाद में आप ध्यान से देखो सी नहीं होगा और डी भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि इस वाले कॉर्नर पर हमको चाहिए था, जबकि डी में इस वाले कॉर्नर पर है, तो इसलिए डी में आंसर नहीं होगा, बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हम 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो और करो। इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है वो आप समझ सकते हो। फर्स्ट से यहाँ क्या चेंज हुआ, देखो त्रिभुज था सीधा, यहाँ कर दिया लेटा हुआ, फिर इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया। अब यहाँ कैसे होगा, मुंह होगा इसका, किस साइड होगा, इस तरफ। तो ऑप्शन ए को ध्यान से चेक करो, ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी कोई सा ऑप्शन राइट नहीं होगा। 12 वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। 12 वाले में क्या आंसर आएगा। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं कमेंट करते जाएं फटाफट से, और अगर आप ऑफलाइन देखते हो बाद में तब भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि 80 में से आप कितने क्वेश्चन आज सही करते हो, पूरे 80 में से कितने मार्क्स आपके आते हैं। ध्यान से चेक करो, इसको मिला दो आप, सेम जैसा मिला गया है यहाँ पर मिला रखा है, कोने में जाकर ये मिल जाएंगे दोनों डिजाइन, और यहाँ पर ये लाइन डाल दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान था ये तो। आगे बढ़ते हम 13 वाला करते हैं। भाग 4 आपके सामने आ चुका है। निर्देश आपको ध्यान से देखने हैं। इसमें क्या कर रखा है, सेम मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज हुआ, फिर सेकंड से थर्ड में, फिर थर्ड से फोर्थ में, ठीक है। आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम को पूरा करना है, यानी कि जो पैटर्न बन रहा है इसको पूरा करना है कि अगला पैटर्न बन करके कौन सी आकृति आएगी। तो सभी बच्चे को क्या आंसर आना चाहिए इसमें, ध्यान से देखो। एक तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, फिर यहाँ छोटा सा सर्कल है। तो अगली बार क्या हुआ, ये स्क्वायर उठ करके यहाँ आ गया, और ये इसके नीचे आ गया पीछे पीछे, ये इसके ऊपर चला गया तो ये भी इसके पीछे पीछे चला गया यहाँ पर। अब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इस तरफ आ जाएगा। ये बड़ी आकृति आपकी बन चुकी होगी, और ये भी इसके पीछे पीछे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा गोल ऊपर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, देखते ही पता लग रहा है। 14 वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, ठीक है। तो पहले तो आपको पैटर्न ध्यान से समझना है। पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपका क्वेश्चन राइट होगा, अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आता तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस पूरे हैं। तो ध्यान से समझो, देखो त्रिभुज ऊपर की तरफ था मुंह, फिर नीचे की तरफ आ गया, साइड में आ गया, फिर नीचे हो गया, तो अब इस तरफ आ जाएगा। ये तो आपको सबको पता लग गया। अब लेकिन इसमें जो एरो का चिन्ह है ये कैसा है, पहले तो इस तरफ था, अब ये इस तरफ मुड़ गया, मतलब उल्टा। त्रिभुज तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो एरो का साइन है कि तीर का नीचे निशान है, ये कैसा आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो ये अगली बार नीचे हो गया, दिख रहा है आपको। तो अगली बार किस तरफ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में बात आ गई आपको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अगर जल्दबाजी में करोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर आराम से क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर सही करें। 15 वाला क्वेश्चन देखो क्या आंसर आएगा इसका। इसमें ये जो लाइन दे रखी है, अगली बार क्या चेंज हुआ, इसको टेढ़ा कर दिया और 2 डिब्बे कर दिए, 2। अगली बार 3 बिंदु कर दिए, अगली बार 4 हो जाएंगे, लेकिन ये जो लाइन कैसी जाएगी, ये हल्की सी टेढ़ी जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। और कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 4, 1 2 3 और 4। ऑप्शन चेक करो, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हम 16 वाला क्वेश्चन करते हैं। 16 वाले में 2 त्रिभुज है,
ठीक है सर। अब त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज और हो गए? 2 और हो गए। तो पहले तो 2 थे, अब 3 हो गए। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अगली बार कितने हो जाएंगे? अगली बार हो जाएंगे 5। ठीक है, एक बड़ा वाला और बाकी छोटे छोटे इसके अंदर हो जाएंगे। दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सर बी राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी का आंसर सही है। 5 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, निर्देश आपको फिर से देखने हैं। अब इसमें एनालॉजी आपको बतानी है, यानी कि सादृश्यता। फॉर एग्जांपल फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ है वही थर्ड से फोर्थ में चेंज आपको बताना है। ठीक है, ये देखो लिखा गया यहाँ पे तीसरे तथा चौथे चित्र में होना आवश्यक है। तो फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज दिख रहा है वही थर्ड से फोर्थ में बताओ क्या चेंज हो रहा है। पहले तो आप समझो कि फर्स्ट से सेकंड में हुआ क्या। इसमें ये जो स्क्वायर था, स्क्वायर में कोई चेंज नहीं हुआ। अंदर प्लस का चिन्ह था, प्लस कैसा हो गया यहाँ पे? अंदर गुणा में बदल गया, मतलब कोनों से हमने मिला दिया। अब अंदर ये कैसी डिजाइन है? ये जैसी डिजाइन थी वैसी इसको सेम मिला चुके हैं हम। ठीक है, इसको यहाँ पे टेढ़ा था, हमने सीधा कर दिया। अब आप इसको वापस प्लस में बदल दो। इसको आप इस कैसे बदलोगे? प्लस में हो जाएगा। और ये अंदर वाली कैसे हो जाएगी? ये टेढ़ी है तो आप इसको सीधा बदल दो। फॉर एग्जांपल इसमें रोम्बस के जैसे, तो रोम्बस के जैसे कौन सी होगी? ये कोने टेढ़े रहेंगे, इसके कोने तिरछे रहेंगे। ध्यान से देख लेना, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए बनाने की। ऑप्शन ए तो नहीं होगा सर, इसमें तो साइड में है, सेम दे रखा है। बी भी नहीं होगा सर डी और सी में से कंफ्यूजन हो रहा है हमको। कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने कहा था ना, जैसा ये है ये टेढ़ी थी तो यहाँ सीधा कर दिया, तो ये सीधा है तो यहाँ पर टेढ़ी लाइनें हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, मतलब सी राइट आंसर होगा, ना कि डी। आगे बढ़ते हम 18 वाले क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखा करो, मैं जो आंसर बताता हूँ उसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा। तो आप समझो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो। ये कितनी लाइन है? यहाँ पर 3 है, तो 3 भुजा वाली आकृति बन गई। अब यहाँ लाइन है 1 2 3 4 5। ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5 भुजा वाली आकृति है। 5 लाइन है, मतलब 5 भुजा वाली आकृति बनेगी। ठीक है, ए में कितनी भुजा है? ए में तो सर 4 है, तो ए तो नहीं होगा। सी में सर 3 रह गई, तो 3 ये भी नहीं होगा। अब बी चेक करो, 1 2 3 4 5 है, सर बी राइट आंसर लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड। और डी भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 आकृति, इसमें तो 6 है तो नहीं होगा, मतलब बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 19 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बहुत से बच्चे यहाँ पे कमेंट करते रहते हैं, बातें करते हैं, तो वो नहीं करके आप क्लास में रिप्लाई करें तो अच्छा मजा आएगा। और इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो ये जो 2 दे रखे हैं सर्कल, इसके अंदर 2 बिंदु दे दिए। अगली बार क्या हुआ? 2 लाइन डाल दी इसने, उनको हटा करके। तो आप भी सेम वही करो, यहाँ प्लस का चिन्ह डाल दो और बाकी वैसा का वैसा ही बन जाएगा जैसा कि बाहर दे रखा था पहले। तो ऑप्शन ध्यान से चेक करोगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था। 20 वाला क्वेश्चन देखो, समझो पहले तो इसको क्या है। ये एक टीवी देख रही हो आपको, टीवी। तो टीवी किससे चलती है सर? रिमोट से चलती है। ठीक है, अभी जितनी भी टीवी आती है कैसे चलती है? रिमोट से चलती है। तो अब देखिए क्या दे रखा है आपके सामने, कंप्यूटर है, लैपटॉप दे रखा है। तो इस लैपटॉप किससे चलाया जाता है? लैपटॉप को किससे चलाते हो आप सब? लैपटॉप चलाया जाता है इस पानी की बोतल से चलाते हैं क्या? नहीं सर। आइसक्रीम से चलाते हो क्या? नहीं सर। ऐसी चॉकलेट से चलाते हो क्या? नहीं सर। माउस से चलता है वो, तो मतलब बी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हम 21 वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला भाग आपके सामने आ चुका है। निर्देश आपको ध्यान से देखने हैं। इसमें क्या करना है आपको? इस वाली आकृति को पूरा करना है। और क्या क्या बन सकता है यहाँ पे? त्रिभुज बन सकता है, वृत्त बन सकता है और वर्ग बन सकता है। ठीक है, तो अभी तो इसको देखेंगे तो ये वर्ग के जैसा ही दिखाई देगा, वर्ग के जैसा ही बनता हुआ हमको नजर आएगा, क्योंकि इसको हम मिला देंगे ऐसे ऊपर से। ये लो, ऑप्शन चेक करो। पेंसिल से आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेना, बना के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पेंसिल से ओएमआर शीट नहीं भरनी है। तो जिस बच्चे ने ओएमआर शीट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाकर देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर ओएमआर शीट आपने गलत भर दी तो फिर आपके जितने भी सही क्वेश्चन है सब रॉन्ग हो जाएंगे, आप परीक्षा के बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो ओएमआर शीट वाला वीडियो जरूर देख लें। और एक महीने एग्जाम का कैसे पेपर सोल्व करना है, एग्जाम में जाकर के आपको पेपर कैसे सोल्व करना है वो जरूर देख लेना वीडियो। 22 वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसका आंसर देखो क्या आएगा। इसको यहाँ से मिला दो, मिलाने के बाद में आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारी आकृति है वो कैसी है। इसमें आप ध्यान से समझो, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से जब आप चेक करोगे तो सी राइट आंसर निकल करके आएगा। बढ़ते हम आगे। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से जब आप देखोगे, देखो त्रिभुज के जैसे इसमें आकृति बनेगी, मतलब ये सीधा मिला दो बस यहाँ पर। तो ये जो आकृति कौन से ऑप्शन में मिलेगी जाकर के? सर डी ऑप्शन में मिलेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। 23 वाला ऑप्शन आराम से दिख रहा है, देखते बनता है कि सर डी आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कंफ्यूजन नहीं होना है आपको करते वक्त।
सीधा आंसर करना है, चॉइस वाला क्वेश्चन करो। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो अब पहले तो मैं इसको बना देता हूँ आपके लिए। ये इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से घूमेगा। देखो परफेक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा आपके लिए पूरा पूरा बनाने की। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये आकृति बन जाएगी गोल, ठीक है। अब ए ऑप्शन इसमें बी तो नहीं होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा। अब आपके ऑप्शन बचा ए या 3। एक या 3 में से ध्यान से चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है कि एक या 3 में से कौन सा ऑप्शन आपका होगा। आप यहाँ पे चेक करोगे ध्यान से तो थोड़ा सा देखो ये कौन सी आकृति दिखा रही है, बड़ी आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे परफेक्ट आंसर मानेंगे 3 को, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं इसको ए भी मान सकते हैं, लेकिन ए आंसर नहीं बनेगा, 3 आंसर यहाँ पे बनेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो आकृति है इससे थोड़ी सी हल्की सी अलग है। यहाँ पे नीचे जो देखो ये आकृति है थोड़ी सी समझने के लायक है। तो थर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 25 वाला क्वेश्चन करते हैं। भाग आ चुका है आपके सामने 7 नंबर का। दर्पण प्रतिबिंब, आपको सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। मिरर इमेज आपको बतानी है, CISM, इसका मिरर इमेज आपको बताना है कैसा बनेगा। देखो M में तो कुछ नहीं चेंज होता है, S उल्टा बन जाएगा, I वैसा का वैसा रहेगा, C ऐसा बनेगा। ऑप्शन चेक कर लो। A नहीं होगा सर, क्योंकि इसने C सीधा कर दिया, S भी सीधा हो गया। B भी नहीं होगा सर C भी नहीं होगा सर जी, D आंसर होगा हमारा। तो चलो आप सभी बच्चों के ये आंसर आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। आगे बढ़ता हम 26 वाला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे अपने आंसर करते जाएं कमेंट बॉक्स में, समझते रहें और करते रहें। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट में आंसर आने के बाद में आप आंसर जरूर कर सकते हो। इसमें क्या दे रखा है, देखो 2 को उल्टा कर दो, इस प्रकार से कोशिश करो बनाने की, ठीक है। 7 भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 7 सीधा है तो 7 ऐसा बन जाएगा, और A भी उल्टा हो जाएगा। देखो A को कोशिश करते हैं हम बनाने की, ऐसे कुछ बन जाएगा। आप ध्यान से आप समझो, A तो आंसर नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, मतलब D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना बनाने की। ये मैंने बना दिया है। आगे बढ़ते हम 27 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें इस तरह दर्पण है, ध्यान से देखो। दर्पण में आप अपने आप को भी देख लेना कि आप कैसे दिखते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि आप राइट साइड लेफ्ट साइड दिखती है, उसमें उल्टा दिखता है। इसमें दर्पण प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है। तो ये जो 2 डिब्बे इस तरफ खाली है वो तो आ जाएंगे कहाँ, इस तरफ बाहर की तरफ आ जाएंगे। और ये जो अंदर की तरफ डिब्बे हैं ये भी दिख जाएंगे आपको ऐसे। और ये लाइन सीधी आ रही तो ले लाइन हो जाएगी टेढ़ी, इस प्रकार से। ऑप्शन देखो ए राइट आंसर होगा सर। ए को ध्यान से आप चेक करोगे तो ए तो हमारा आंसर नहीं होगा सर, ठीक है। बी को आप चेक करते जाओ, बी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप दर्पण से प्रतिबिंब जरूर देख लेना। 28 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसमें ये आकृति कैसे बनेगी, इसका हाथ किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो अगली बार ऑप्शन में जाएगा राइट साइड में। सबसे आसान तरीका है, अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में जा रही है तो दर्पण में राइट साइड में जाती हुई दिखाई देगी। ए नहीं होगा सर जी, बी भी नहीं होगा सर जी, इसमें तो राइट साइड कर दिया जी, लेफ्ट साइड कर दिया तो सी भी नहीं होगा, मतलब डी हमारा पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भाग आपके सामने आ चुका है। निर्देश आपको ध्यान से समझने, इसमें क्या करना है, आपको चित्र को पलटना है, ठीक है। पैटर्न को पुनः वापस खोलने पर किस प्रकार दिखाई देगा। पेपर फोल्डिंग वाला है, कागज के टुकड़े को इसको वापस सीधा करना है आपको। तो पहला तो ये देखो इस तरफ मुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो सीधा कर दोगे तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। और ये छोटी सी लाइन कट दिख रहा है तो ये कोट कट भी लग जाएगा। अब इसको ऊपर पलटना है, ऊपर पलट दोगे तो ये जो पूरी डिजाइन है डॉट 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 पूरी हो जाएगी, और ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो छोटा कट हमने लगाया था ये ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, मतलब बी हमारा पे परफेक्ट आंसर होगा। 30 वाला क्वेश्चन करो। 30 वाले में आपको इसको मोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ मोड़ोगे तो कैसा बनेगा, ये दोनों जो बिंदु है ऐसे लग जाएंगे पॉइंट, और ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप इस फिर पलट दोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये देखना, ये ऐसी हो जाएगी आकृति, ये दोनों। ऑप्शन चेक करो, ए तो नहीं होगा, बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दिख रहा है सेम डिट्टो दिख रहा है आपको, जैसा हमने बनाने की कोशिश की वैसा दिख रहा है। और सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप क्लास को लेते रहिए, लास्ट तक बने रहना। 31 वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चा लास्ट तक रहेगा उसके मजे हैं, और जो नहीं रहेगा उसको प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम में, क्योंकि वो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर एग्जाम प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहें। इसमें देखो क्या होगा, अब आप पहले इसको करने का 1-2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप बना करके देख लो जैसा ये, या फिर गिन लो। गिनने के बाद कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितने गोले हैं 6,
तो दूसरी साइड में कितने गोले होंगे? 6 गोले होंगे। जैसे ये लाइन डाल दो आप, इसमें दिख रही है। अब इस तरफ भी 6 गोले बना दो, 1 2 3, ये ऊपर लग जाएगा 4, ये 5 और ये 6। ऑप्शन चेक करो, ए राइट आंसर मिल रहा है आप सभी को। और बी तो नहीं होगा। सी में देखो 2 गोले, 1 गोला। अब सी वाला ध्यान से चेक करो, सी में ये ऊपर वाले जो दे रखे हैं ये सही तरीके से नहीं दे रखे, इसलिए सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हम 32 वाला क्वेश्चन करते हैं। 32 वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझना, इसको सीधा करोगे तो कैसा बनेगा? अब इसके कोने कटे हुए हैं ऐसे गोल, तो यहाँ पर भी कोना कट जाएगा हमारा गोल, नीचे भी कोना कट जाएगा गोल, सारी दुनिया गोल। अब इसको भी करो यहाँ से गोल, ठीक है। अब आप मिला दो, यहाँ से ये वाला मिल चुका है और ये भी गोल हो जाएगा और ये भी गोल हो जाएगा। ये गोल आकृति भी यहाँ बना दो, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला पार्ट आपके सामने आ चुका है, इसको ध्यान से समझना। निर्देश आपको ध्यान से देखने हैं और इसमें क्या करना है, आपको ये जो कटआउट दे रखे हैं, यानी कि जो काट करके अलग अलग आकृतियां दे रखी है, इनको मिला करके सेम आकृति आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो 33 वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप क्या करना है। इसमें 33 वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या करना है, इसको मिलाना है आपको। मिलाने के बाद में आपको देखना तीनों घूमी हुई, ये जो लाइनें देखी तीनों कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां। तीनों में किसमें टेढ़ा मेढ़ा है? ए ऑप्शन में तो बी चल सीधी कर दी, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी डी भी नहीं होगा, मतलब बी हमारा पे राइट आंसर होगा। 34 वाला क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से करो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। इसको देखो मिला दोगे तो कैसा बनेगा, ये सर्कल वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है, ये सर्कल बना हुआ है, इसको मिला दो आप, ये सर्कल। अभी 2 स्टार है और एक भरा हुआ है, एक खाली है। ध्यान से देखो 2 स्टार किसमें? ए में तो नहीं लग रहा है सर बी में भी 2 स्टार नहीं है सर, सी में सही में 2 स्टार मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ है, तो कोई बात नहीं, ऊपर किसी भी तरफ बनाए जा सकते हो तो। और ये इस तरफ भर दिया और इस तरफ वाला खाली है। ऑप्शन सी हमारा पे राइट आंसर होगा, ना कि डी। आगे बढ़ते हम 35 वाला क्वेश्चन करते हैं। 35 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो आप। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मिला दो, ये वाली ऐसे मिल जाएगी और ये वाली जाकर के सिंपल मिल जाएगी। सर डी राइट आंसर होगा, वेरी गुड। 36 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर जी ए लग रहा है मुझे तो। अब ए को ध्यान से सब पता लग रहा है, एक बार देखने में पता लग जाता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें समय वेस्ट नहीं करके फटाफट से करके आगे निकलना है, ठीक है। यानी कि ए राइट आंसर होगा। 37 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें लास्ट पार्ट आपका आ चुका है। निर्देश आपको ध्यान से देखने हैं, इसमें छिपी हुई आकृति आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मिसिंग इमेज आपको फाइंड करनी है कि कौन सी आकृति में इसको देखा गया है, ए बी सी या डी। ए में तो हमको नहीं लग रहा कहीं पे भी, बी ध्यान से चेक करने पे बात पता समझ में आता है अपने को कि बी राइट आंसर होगा, ठीक है। हमको ये सीधी चाहिए थी, सी में ऐसी सीधी कोई आकृति नहीं है, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, मतलब बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 38 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये जो आकृति दे रखी है ध्यान से देखो कौन से मिल रही है आपको। सर ध्यान से देखने के बाद हमको दिखता है यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये जो आकृति बनी हुई है यहाँ से कटी हुई भी है, तो डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम 39 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो ये जो जेड के जैसी आकृति है साफ दिख रही है, कि हमको पता लग रहा है डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इससे तो साफ दिख जाता है, कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान आएंगे, एक बार देखने पे आपको आंसर पता लग जाएगा। और 40 वाला क्वेश्चन देखो, 40 वाले क्वेश्चन ये हो चुका है। अब इसको ध्यान से समझोगे तो कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? सर ए ऑप्शन में लाइन तो है, लेकिन ये इस तरफ तो नहीं दे रखी, तो ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, मतलब बी हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आप सभी को, ये जो जैसे आकृति आपको चाहिए दिख रही है ऐसी। चलो आगे बढ़ते हैं अब किस आज हमारा मेंटल का सेक्शन अभी हमने कर लिया है। अब इसके बाद में अब हम करेंगे मैथमेटिक्स का सेक्शन। अभी करेंगे तो क्लास में आपको पेन पेपर लेकर रेडी हो जाना है, ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन आए फटाफट से क्वेश्चन को करने लग जाओ। तो पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ और फटाफट से कमेंट करना आप कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं हम आगे। सेकंड आपके सामने आ चुका है, अनुभाग सेकंड आ चुका है, अंकगणित परीक्षण आपके सामने आ चुका है। मैथमेटिक्स का पार्ट निर्देश का है कि 41 से लेकर 60 तक के सारे क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। तो इसमें देखो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन लिखा गया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, आराम से आपके लिए भी क्वेश्चन है, तो लास्ट तक आप बने रहो हमारे साथ में। 41 वाले क्वेश्चन से हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 80 में से अभी तक आपके 40 में से अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मेंटल वाले सेक्शन में, और बाकी अभी जो 40 क्वेश्चन और बच रहे हैं तो उनमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए देखते रहना, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले वाला तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जो 5, 7, 2, 8 के प्रयोग से बनाई जा सकती है, ठीक है। मतलब इन सबको जोड़ करके आपको छोटी और बड़ी संख्या को प्लस करना है। व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 5, 7 to 8। तो देखो सबसे छोटी कैसे बनेगी सर? सबसे छोटा नंबर सबसे छोटी संख्या बनाएगा, यानी कि 2,
फिर उससे बड़ा नंबर क्या है आपको 5, फिर क्या है 7, फिर 8 है, ठीक है। और बड़ी संख्या निकलेगी 8, 7, 5 और 2। दोनों को क्या करना है, सम करना है। उसने बोला ना योग का मतलब होता है सम, टोटल करना है। 8 और 2 10, एक जाएगा ऊपर, 7 5 12 एक गया ऊपर, 7 13 एक ऊपर, फिर क्या बचेगा 8 2 10 और एक 11, 11,330, 11,330। ऑप्शन नंबर देखो ए तो नहीं होगा सर, 37 है पीछे, बी 11,000, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन गलत नहीं टिक करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सभी बच्चे को है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस बच्चे को ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन गलती क्या होती है ऑप्शन टिक करने में। जल्दबाजी में आप सी टिक करके आ सकते हो, डी कर टिक कर सकते, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से चेक करना है, बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 42 वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, इफ 30% ऑफ x इज 72 देन व्हाट इज x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यदि x का 30% 72 है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या है। देखो x का 30% क्या है 72 है, यानी कि x मल्टीप्लाई x का 30% निकालोगे 30/100 करके, और इसका आंसर कितना आएगा आपके पास में 72 आ जाएगा। तो कैसे करोगे इसको, 1 0 से 1 0 आप यहीं पे काट दो, आपके पास में बचा x बराबर 3/10, ठीक है। बराबर नहीं होगा, यहाँ पे गुणा होगा अभी भी, और बराबर कितना है, बराबर 72 है। अगली बार ये इसके इक्वल के उस तरफ चली जाएगी तो क्या होगा, x बराबर, देखो अब लिखेंगे हम 72 मल्टीप्लाई 10 ऊपर और 3 नीचे। तो 3 के पहाड़े में देखो 72 कितनी बार में आएंगे, सीधा 3 से काट दोगे, 3 का पहाड़ा 7 में जाएगा 2 बार, एक ही आएगा, और 12 में जाएगा 4 बार। 24 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 4 0 आएगा सर, 240 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। समझने का कोशिश करना आप, आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सेम वैसे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। तो पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अगर आपको आता है तो आंसर कर दो, नहीं आता है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, और अगर आपको आता है तो कोई अलग कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ बताया जा सकता है तो उसको भी समझो। आगे बढ़ते हम 43 वाला क्वेश्चन पर देखते हैं। 43 वाला क्वेश्चन समझना है, उसके बाद में करना है। यदि 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के बराबर है तो एक मेज का मूल्य निकालो। यदि एक कुर्सी का मूल्य 3600, the cost of 4 chairs is equal to the cost of 3 tables, then find the cost of 1 table if the cost of 1 chair is 36 rupees 36। देखो 4 कुर्सियां यानी कि 4 चेयर है, किसके बराबर है, 3 टेबल के, दिख रही है 3 टेबल के इक्वल है। तो आप समझो कि 4 चेयर हो या 3 टेबल हो, एक ही बात है, इनकी वैल्यू एक ही है। तो मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य क्या दे रखा है, यानी कि एक टेबल आपको दे रखी है, एक टेबल का तो आपको निकालना है, और एक कुर्सी का मूल्य आपको दे रखा है 36 रुपए। एक चेयर की वैल्यू अगर आपको पता है, एक चेयर यानी कि एक कुर्सी कितने रुपए की आ रही है, एक कुर्सी आ रही है आपकी 36 रुपए की, तो 4 कितने की आएगी, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 36 से। 4 का निकालने के लिए 36 से गुणा कर दोगे, तो 6 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 24, 2 जाएगा ऊपर, 12 और 2 14 हो जाएंगे, 144 रुपए। 4 चेयर आएगी आपको 144 रुपीज की। अब जितने रुपए की 4 चेयर आई उतने में 3 टेबल आ जाएगी, उतने में कितनी टेबल आएगी, 3 आएगी। तो आपको एक टेबल निकालनी है, यानी कि 3 टेबल है 144 के बराबर। एक टेबल आपको बतानी है, एक टेबल का मूल्य बताना है, एक टेबल का मूल्य, समझ में आएगी बात। तो 144 बटे 3, 3 का आ जाएगा नीचे। 3 के टेबल देखो 14 तो 12 आते हैं, कितनी बार में, 4 बार में आता है सर जी। अब कितना बचेगा, 2 बच जाएगा सर जी। तो देखो 3 का पहाड़ा 24 में कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, 48 रुपए। कितने टेबल के होंगे ये, एक टेबल के। और एक मेज का मूल्य हमको बताना है, मेज का मतलब टेबल होता है, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये बात आ गई आप सभी बच्चों के। अगर नहीं आई तो वीडियो को आप रिपीट कर लेना अच्छे से, दोबारा पूरा वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हम 44 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 44 वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, इंग्लिश में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको। मनीष, आदित्य एवं राकेश, ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान यानी कि ऐसा कोई गोल मैदान है, मैदान का साइकिल द्वारा क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यदि तीनों एक साथ साइकिल चलाना प्रारंभ करें तो फिर कितनी देर बाद वह एक साथ होंगे। तो यानी कि एक कौन है यहाँ पे, मनीष है, एक आदित्य है और तीसरा कौन है, राकेश है। तो मनीष चलाता है 6 मिनट में, आदित्य चलाता है 8 मिनट में और राकेश चलाता है 12 मिनट में, ठीक है। अब वो साथ में क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, 6 मिनट में चक्कर पूरा, या 8 मिनट में चक्कर पूरा, या 12 मिनट में चक्कर पूरा कर देता है। तो जो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएं,
ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाए तो इन क्वेश्चन में आप हमेशा फाइंड करोगे एलसीएम कि दोबारा वो एक साथ कब मिलेंगे, फिर कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे। ऐसे आप घंटे वाले प्रश्न में आपने देखे होंगे कि 2-3 घंटियां बजती है एक साथ में, दोबारा कब बजेगी, तो वहां पर आप हमेशा एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो 6, 8 और 12 का एलसीएम निकल के कितना आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे सीधा आप कह सकते हो कि चॉइस आ जाएगा, क्योंकि चॉइस ऐसा नंबर है जिसमें 6 का भी भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। पर फिर भी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया जाएगा। देखो 2 के बार में 6 आएगा 3 बार में, 8 आएगा 4 बार में, 12 आएगा 6 बार में। फिर 2 का दोगे आप 3 में तो नहीं जाएगा, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार। फिर 2 का दे लो, 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, और लास्ट में 3 का दे लो, 1 बार चला जाएगा। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर जी, चॉइस आ जाएगा। हमने पहले बोला था ए हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 मिनट के बाद में वापस में एक जगह जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था वहां जाकर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आप ध्यान रखना आप घंटे वाले क्वेश्चन में भी सेम यही तरीका लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हम 45 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चे आराम से करें। इसको लिखा गया है कितने समय में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। जिस बच्चे ने जो लाइट ज्वाइन हुआ है वो लाइक कर दें, अभी तक नहीं किया तो आपने, और शेयर कर दें। ठीक है, चल अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन लिखा गया है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स द 3 टाइम्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। अब आपको पता होना चाहिए कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है। यहाँ पे मूलधन हमको नहीं दे रखा तो हम मान लेंगे यहाँ पे 100 रुपये है। अमाउंट हमको नहीं दे रखा, मिश्रधन नहीं दे रखा, लेकिन उससे क्या बोला है, वो 3 गुना हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है। मतलब 100 का 3 टाइम्स कितना होता है, 300 हो चुका है। समझ बात आ गई, 100 से 300 हो गया। तो ब्याज क्या निकला, साधारण ब्याज निकलेगा। इस मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो 300 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा, 200 रुपये क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। कौन सा ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ जाएगा। और आपको रेट कितनी दे रखी है उसने, रेट दे रखी है आपको, रेट आपको दे रखी है 4%, 4%। तो समय निकालना, आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट को गुणा करते हैं हम 100 से, और नीचे लिख देते हैं हम मूलधन, और मल्टीप्लाई करते हैं हम रेट से। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपके यहाँ पे 200 लिख दो, गुणा 100 से कर दो, बटा में क्या लिखोगे, पी का मतलब होता है मूलधन यानी कि 100 लिख दो, और रेट कितनी दर की है सर, 4 लिख दो। देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, 4 के बारे में 20 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में जाते हैं, और ये पीछे की लग जाएगी 0। 50 ईयर, 50 क्या आ जाएंगे, वर्ष आ जाएंगे। ध्यान से देख लेना, ऑप्शन ए बी सी डी राइट आंसर होगा। क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो आपके इनमें से कोई नहीं आंसर आया, मतलब 50 आया, 50 ईयर यानी कि डी हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ बात आ गई सभी बच्चों के। पी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। तो आगे बढ़ते अब हम, कंफ्यूजन नहीं होना, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। 46 वाला क्वेश्चन करते हैं, समझना आप क्वेश्चन को ध्यान से, ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 14 मीटर है। उसमें दरी बिछाने का खर्च 840 रुपये लगता है, तो दरी बिछाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर कितना होगा। प्रति वर्ग मीटर आपको बताना है। द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अ रूम आर 20 मीटर एंड 40 मीटर। द कॉस्ट ऑफ लेइंग द कारपेट इन इट इज 840 रुपीज। देन हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ लेइंग द कारपेट पर स्क्वायर मीटर। तो समझ में बात आ गई आपको। देखो समझना क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। एक यहाँ पर एक कैसी है, एक आयताकार क्या है, एक क्या है, एक आयताकार दरी बिछाना है आपको। ठीक है, एक आयताकार जगह पर, क्योंकि इसकी लंबाई है 20 मीटर और इसकी चौड़ाई है 14 मीटर। इसमें आपको दरी बिछानी है। तो इस दरी बिछाने का ऑलरेडी खर्च, टोटल खर्चा कितना लगेगा उसका, टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा लगेगा 840 रुपये दे रखा है उसने, दरी बिछाने का खर्च दे रखा है। तो आपको पर स्क्वायर मीटर निकालना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इसकी बात हो रही है, इसकी बात होती रही है क्षेत्रफल की। दरी कहाँ बिछाई जाएगी, यहाँ बीच में, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे हम किसका, रेक्टेंगल का। तो आयत का क्या निकालोगे आप, यहाँ पे एरिया निकाल दो। क्या होता है सर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है, एल मल्टीप्लाई बी होता है। तो 20 को किससे गुणा कर दोगे आप, 14 से। 20 आपकी ये दे रखी लंबाई और चौड़ाई है 14, कितना आएगा, 14 को 2 से गुणा करोगे तो 28, और पीछे वाली 0 लगा दो ऐसे ही। तो 28, 280 स्क्वायर मीटर आ चुकी है आपकी, वर्ग मीटर आ चुकी है, यानी कि
अब 280 वर्ग मीटर है, आपको टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 280 वर्ग मीटर के लिए खर्चा आ रहा है आपके 840 रुपए। प्रति वर्ग मीटर निकालना है, यानी कि 1 वर्ग मीटर की वैल्यू आपको बतानी है। 1 वर्ग मीटर आपको अगर बतानी है, प्रति का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर। कैसे निकालेगा, कैसे निकलोगे? 840 जो रुपए है इसमें किसका भाग दे दोगे? 280 का। तो कितना आएगा? देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 28 का पाड़ा बोलो आप 3 बार। तो अगर आपको पाड़ा नहीं आता तो भाग देके देख लेना, 3 बार चला जाएगा, मतलब प्रति वर्ग मीटर 3 रुपए लगेंगे उसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में बात आ गई होगी। आपको नहीं आई तो वीडियो को फिर से क्या करोगे, आप रिपीट कर लोगे। ओके, बढ़ते हम आगे। 47 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी की है अच्छे से तो देखो सिंपल और हार्ड में कोई फर्क नहीं होता। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको सभी क्वेश्चन इजी लगेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगेंगे? हार्ड लगेंगे। ये बात सही है। तो आप अगर आपने कम तैयारी करी है तो आपको इजी और हार्ड दोनों लगेंगे। ठीक है, तो पेपर तो इजी और हार्ड दोनों आएगा, लेकिन आपको जिस हिसाब से तैयारी वैसा आपको लगेगा। 47 है, दो संख्याओं का मध्य 11 तथा लसागु 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या होगी, मतलब क्या होगी? HCF 2 numbers is 11 and LCM is 693. If one number is 77, then what will be the other number? तो दूसरा नंबर क्या होगा? ध्यान से देखना, HCF और मल्टीप्लाई LCM, ये फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है, ये जो संख्या दर की होती है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि जो दो संख्या होती है उनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, गुणनफल जो आता है ना, गुणा करने के बाद में जो संख्या आती है वो। तो LCM और HCF लिख दो। LCM की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पे? HCF तो 11 है और LCM है 6 9 3। ठीक है, अब प्रोडक्ट यानी कि दो संख्याएं जो है, समझ में बात आ गई? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो एक संख्या तो आपको कितनी देर की? 77, और दूसरी संख्या आपको नहीं पता तो वहां पे लिख दो आप x, ऐसे होगा। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 693 लिख दो यहाँ पर। 77 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ऐसे, और बराबर में क्या रह जाएगा? यहाँ पे x रह जाएगा। सर जी 11 का पहाड़ा एक बार बोलो, 77 में 7 बार चला जाएगा, और 7 का पहाड़े से भी कट रहा है। देखो समझो आप 7 की टेबल से भी कट रहा है। 7 9 जा कितना होता है? 63 होता है। 7 9 63, 6 बच जाएगा, फिर 7 9 जा 63। तो x की वैल्यू कितनी आई? सर 99 आई चुकी है, 99। आपकी भी यही आई। भाग देके देख लेना आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको भाग देके देख लो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भाग तो देना आता होगा, तो सी हमारा पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप देके देख सकते हो, ऐसे भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आप कर सकते हो, बस करना है, करना है, बस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम 48 वाला क्वेश्चन पे करते हैं। 48 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोई बच्चा यहाँ बोर तो नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बोर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको नहीं आते। अगर आपको आते हैं तो बहुत आपको इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा? वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज 216 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम? ठीक है, जो चीज आपको दे रखी है वही आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पे। तो एरिया ऑफ क्यूब आपको क्या वो पता है या नहीं? इसका फॉर्मूला किस किस बच्चे को पता है? लिख दो आप यहाँ फटाफट से, 6L स्क्वायर ये होता है। तो देखो क्यूब आपको कितना दे रखा है? यहाँ पे 216 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे आएगा 6L स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार लिख दो आप। अब 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा? नीचे, यानी कि 216 बटे 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा L का स्क्वायर। तो देखो 6 से कितनी बार कटेगा? 6 3 जा 36, 6 की टेबल बोलो, 6 3 जा 18 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 बार ये कट जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी कि 36 आ चुका होगा। अब 36 बराबर L की स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए सामने वाली संख्या को हम किस में चेंज कर देते हैं? सर रूट में चेंज कर देते हैं। तो 36 रूट में चला जाएगा, और L यानी कि लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी? लंबाई आपकी आएगी 36 किसका होता है? 6 का होता है, स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है। L आएगी आपके 6 का, L का मतलब यहाँ पे भुजा है, साइड यानी कि लंबाई। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला किस बच्चे को पता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आयतन, यानी वॉल्यूम का मतलब आयतन निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? L की क्यूब, यानी कि L मल्टीप्लाई L, ऐसे लिखते हैं हम इसको। लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई। देखो एक क्यूब ऐसा होता है, तो क्यूब की जितनी भी भुजाएं होती है सभी सेम होती है। ठीक है ना,
क्यूब की जितनी ऊंचाई सेम होती है, जैसे मान लो ये कितनी है हमारे 6 आई है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी 6 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई भी क्या होगी 6 हो जाएगी। इसलिए हम 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आएगा 216 मीटर क्यूब। ओके, ऑप्शन नंबर देखो बी हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई आप सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, अब हम 49 वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझो और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से आता है तो एक ही बार में कर दोगे इसको। तो 5,09,408 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। हाउ टू राइट 5,09,408 इन नंबर्स। तो ध्यान से समझो, वंस टेंस कर लेना आप। यहाँ पे ए ऑप्शन चेक करो, ए में क्या हो रहा है वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 5,09,408 ये हमको लिखना है। तो ध्यान से अगला भी आप चेक कर लो, यहाँ तो 48 कर दिया तो ये तो हमको नहीं लगेगा। इसमें 4008 कर 4008 कर दिया तो ये भी नहीं होगा, और इसको 800 कर दिया नहीं होगा, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। लिख के देख लो आप कितना आएगा ये, ठीक है। तो आप 5,09,408 ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इससे तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन चेक करके निकलना है। 50 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोर्ड मास का क्वेश्चन आ चुका है। बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके पक्का बनने वाला है, ये कंफर्म बात है। अब इसमें ये जो स्टार है यहाँ पर, इसकी जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो इसको आप सिंपल कर लो। पहले तो ये जो देखा है 3 को 1 से गुणा करोगे 3 और 2 5/3 होता है सर। भाग का चिन्ह दे रखा है 2/7 मल्टीप्लाई स्टार की जगह मैं स्टार लिख देता हूँ और अपोन में कितना बनाऊंगा नीचे 7 बराबर में 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 1 5/4 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद में फिर गुणा 2/3 हो जाएगा और ये भाग का चिन्ह है तो भाग चिन्ह 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस भाग को भी चेंज कर लेंगे, इस भाग को भी हम पहले हल कर लेंगे। 5/3 अब भाग को आप गुणा में चेंज कर लो, गुणा में चेंज करोगे तो क्या होगा ये 7 चला जाएगा आपके ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। गुणा में x मान लो फिलहाल, स्टार की जगह आप x/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 5/4 को गुणा कर लो 2/3 से और ये भाग को गुणा में चेंज करके 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाता है, ये संख्याएं पलट जाती है। अब जो संख्या कट रही है काट दो आप, जो संख्या कट रही है काट दो। देखो ये 7 से 7 कट जाएगा सर, और क्या क्या कटेगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और 3 की टेबल 3 में जाएगी 1-1 बार, ठीक है। ये तो आपको काटना आ जाएगा, आप खुद से कर लेना इसको फटाफट से। देखो 5 को किससे गुणा करोगे आप x से करोगे, यहाँ पर ये बचा ना, और नीचे क्या बचा 3 गुणा 2 बचा, बराबर में क्या आएगा 5 बटा और नीचे कितना बचा, देखो नीचे सब कुछ कटने के बाद में 1 बचा है मतलब, ठीक है। अगली बार क्या लिखोगे आप, इस तरफ कर दूं मैं, तो इस तरफ कर रहा हूँ। 5 को मल्टीप्लाई करो आप x से, ऐसे रहने दो। 3 को 2 से गुणा करोगे 6 बराबर में क्या आएगा आपके 5 आ जाएगा। अब ये 6 तो जाएगा इस तरफ और 5 आएगा नीचे, यानी कि x बराबर 5 नीचे भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा और ये उधर गुणा में तो नीचे डिवाइड में जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा, यानी कि 6/5 हो जाएंगे। 5 से 5 कटने के बाद में क्या बचा, x का मान आ गया आपके केवल 6, x की वैल्यू क्या आ गई केवल 6 आ गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हम 51 वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्रेन वाला। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसको देख लेना आप और आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। 51 वाला क्वेश्चन लिखा गया है 150 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे एक तार के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। खंभा देखा होगा आपने, ऐसा छोटा सा पोल होता है जिसके ऐसे 2 लिखित लाइन होती है, तो इस पोल को पार करना है केवल उसको। इफ अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग अ 40 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ वायर पोल। टाइम आपको बताना है कि उसको क्रॉस करने में कितना लगेगा टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपको क्या करनी है, यहाँ पर दूरी जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी माननी है, यानी कि 150 हो जाएगा ऊपर, और नीचे सर ये मीटर में दे रखा है तो आपको ये चाल किस में बदलनी पड़ेगी, मीटर में बदलनी पड़ेगी। किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो 40 को बदल दो आप किलोमीटर प्रति घंटा में, किससे गुणा करके 5/18 से गुणा करके, ठीक है ना। ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी चाल, इसलिए तो यहाँ क्या लिखोगे 40 मल्टीप्लाई 5/18 लिख दो। अगली बार क्या होगा 150, ये 18 चला जाएगा आपके ऊपर, यानी कि मल्टीप्लाई 18/40 मल्टीप्लाई 5 ऐसा हो जाएगा।
एक जीरो से आप एक जीरो काट लो, 5 के पहाड़े में 5 एक बार में, 15 कितनी बार में आएंगे 3 बार में। अब कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है सर 2 बार, 18 कट रहा है 9 बार, 9 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 27/2। ये क्या आ गए आपके सेकंड आ चुके हैं। अब इसको आप मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो या पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो देखो पूरी बार भाग नहीं जाएगा, तो देखो हम देख सकते हैं 2 का पहाड़ा 2 में एक बार जाएगा, 7 में जाएगा 3 बार और पॉइंट लग करके 5। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा सर, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं, सी भी नहीं, मतलब डी राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, 13.5 सेकंड आपके आए हैं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं बना है, व्यवहार ध्यान से चेक करके आपको आंसर टिक करना है। 52 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है ये भी। व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर 100, यानी कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। 100 के गुणनखंड का मतलब है कि ऐसी संख्या है जो 100 से जिनका 100 में भाग जाता है। देखो 100 में किस किस संख्या में भाग जाता है सर, 1 का तो जाता है, 1 का तो सभी नंबर में जाता है सर, 2 का भी जाता है, 3 का तो नहीं जाता, 4 का जाता है इसमें 25 बार, 5 का जाता है 20 बार सर, उसके बाद में सर 10 का जाता है 10 बार। अब अगला नंबर क्या आएगा सर, सीधा 20 आएगा, 5 बार जाता है, फिर 25 का भी जाता है सर, और अब किसका भाग जाता है, अब जाएगा 50 का जाता है, और अगली बार 100 का जाता है। तो ये जो संख्या है इन सबको जोड़ दो, आप जोड़ना है, उनका सम बोला है तो सबको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ सकते हो, प्लस कर दो, कितना आएगा देखो, अभी हम 7 का 7 प्लस करेंगे, कोशिश करेंगे एक ही बार में करने की। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 4 कितने होते हैं सर 7, 7 और 5 कितने होते हैं सर 12, 12 और 10 कितने होते हैं सर 22 होते हैं, 22 और 20 कितने होते हैं सर 42 होते हैं, 42 और 25 कितने होते हैं, ये सब जुड़ रहे हैं, 42 और 25 कितने हो जाएंगे देखो 7 और 4 2 6, 67 होते हैं। ठीक है, 67 और 50 कितने होते हैं, जोड़ लो आप, 7 और 6 और 5 11, यही होते हैं। वो 117 और 100 कितने होंगे सर 217 होंगे। ठीक है, ऐसे आप जोड़ सकते हो, क्या जोड़ लेना अगर आता है तो फटाफट से, नहीं तो आप इनको अलग अलग जोड़ देना। पहले ये जो 2 नंबर वाली संख्या जोड़ देना इससे, फिर ये आगे वाली संख्या जोड़ देना, और फिर दोनों को एक साथ जोड़ देना। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको जोड़ना आता है जोड़ देना। आगे बढ़ते हम 53 वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं समझा दूंगा आपको इंग्लिश में भी। ए बी सी एक कार्य को 12, 14, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। यानी कि ए बी और सी है, ए 12 डेज में करता है, बी 24 डेज में करता है, सी 36 डेज में करता है। ठीक है, और बोला गया है कि वो एक साथ यानी कि टुगेदर वो एक साथ मिलकर के काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो कैसे करते हैं इसको, 12, 24 और 36 मैंने पहले भी बताया है, पुरानी वीडियोस जिस बच्चे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस देखी है उनमें मैंने बताया है। इन सब का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालते हैं सर, टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल काम कितना कर रहे हैं वो तो निकालना पड़ेगा। तो 12, 24 और 36 का एलसीएम आएगा आपके 72। ठीक है, मैंने तो निकाल रखा है, तो आप फटाफट से निकाल लेना, निकल जाएगा। देखो 12 की टेबल में 72 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में आते हैं। 24 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं। और 36 के पहाड़े में देखो 12 का पहाड़ा बोलोगे आप 72 में तो 6 बार जाएगा, 24 का पहाड़ा 72 में 3 बार जाएगा, और 36 का पहाड़ा 72 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ये उनकी कैपेसिटी आ गई, क्षमता आ चुकी है। तो साथ में मिलके काम कैसे निकलेंगे, दिन निकालने आपको कितने दिन लगेंगे, तो टोटल काम जो है उसमें भाग दे दोगे आपका क्षमता का। किसका भाग दोगे, क्षमता का, टोटल क्षमता का। तो 6, 3 और 2 इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा 6 और 2 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल काम आपके पास में कितना है, 72 है। तो 72 में किसका भाग दोगे सर, 11 का दे देंगे। तो 11 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 ऊपर आपके बच जाएगा और नीचे लिख देंगे आप 11। मिश्रण भिन्न आपको बनानी आती है, भाग देके बना लेना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना, ये वाला एलसीएम वाला मेथड है, अच्छा मेथड है। अगर सिंपल बेसिक मेथड से आप करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाएगा। उसको इजी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोबारा वीडियो को रिपीट कर लेना आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हम 54 वाला क्वेश्चन करते हैं। सरल कीजिए, 60 का 12% प्लस 70 का 4% कितना होगा, मतलब जोड़ने पे। सिंप्लीफाई 12% ऑफ 60, 4% ऑफ 70। एक ही बार में कर लो इसको। तो 60 का मतलब गुणा 12% यानी 60 का 12% निकाल दो, प्लस कर दो साथ में 70 का 4/100 कर दो। ठीक है,
इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि इस वाली संख्या को आप इधर वाली संख्याओं से काट दो, इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से काट दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, एक एक साइड की संख्या कट जाएगी। देखो 2 से 12 कटेंगे 6 बार और 10 कटेंगे 5 बार में, 2 से 4 कटेंगे 2 बार में, 10 कटेंगे 5 बार में, ठीक है। अब 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 36/5 प्लस 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 14 अब नीचे कितना आया था 5 आया था ना, ये 5 रहा, कटा हुआ नहीं है, ये 5 आएगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो नीचे सेम संख्या आ गई तो आपको इसको सोल्व करना पता होगा। 5 वैसे के वैसे लिख देते हैं, 5 का पढ़ा 5 में बोलोगे तो एक बार, और 36 से गुणा कर दोगे 36 आ जाएगा, 14 ऐसे आ जाएगा सेम। इसको वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, यानी कि कितना होगा 36 और 14 होते हैं सर 50 हो जाते हैं। 50 में किसका भाग दूंगा 5 का दे दूंगा सर, 5 का पढ़ा 50 में जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। 10 बार जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत आसान था। अभी तक आप अगर कोई बच्चा फिर से नया जुड़ा है तो लाइक कर दो आप जल्दी से, और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। कैसी क्लास लग रही है आपको फटाफट से कमेंट करते जाओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना क्लास कैसी लग रही है आपको। और आगे बढ़ते हम 55 वाला क्वेश्चन में करते हैं। इसको भी आपको समझा दूंगा क्या करना है इसमें। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है, वह 10% छूट देता है, तो उसे वास्तविक कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो मैं समझा देता हूँ आपको। कॉस्ट प्राइस से बढ़ा करके वो क्या करता है यहाँ पे एमआरपी लिखता है, ठीक है ना। एमआरपी कितनी बढ़ा देता है +20% कर देता है उसकी, और फिर इसमें डिस्काउंट दे देता है कितना प्रतिशत का 10% डिस्काउंट मिला भैया आपको, ठीक है। पहले तो उसने रेट बढ़ा दी, फिर बोल रहा है डिस्काउंट दूंगा, तो क्या मतलब रहा डिस्काउंट देने का, फिर आप बताओ। 10% का क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। अब आप यहाँ लिखो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख लो सेल्स प्राइस, और यहाँ लिख लो एमआरपी लिख लो। लिख ली। कॉस्ट प्राइस आपको पता है क्या नहीं है, तो आप मान लो 100 रुपये है, ठीक है ना। 100 रुपये की कोई चीज़ है, अब 100 रुपये वाली चीज़ को आप एमआरपी बताइए, उसने एमआरपी यानी कि जो अंकित मूल्य होता है इसको एमआरपी बोलते हैं हम। अंकित मूल्य का क्या बोलते हैं एमआरपी। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें एमआरपी लिखी होती है, तो एमआरपी होती है। अब 100 का 20% बढ़ाया तो यानी कि 120 रुपये है, ये रुपये में हम लिख देंगे, ठीक है। तो 120 हो गई। अब क्या हुआ सर डिस्काउंट दे दिया हमको 10%, 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट मिलता है आपको एमआरपी प्राइस में। हमेशा डिस्काउंट का मिलेगा एमआरपी प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य होता है उसमें मिलता है। तो 120 में 10% डिस्काउंट हटाओ आप, 120 का 10% निकालो। ये क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्काउंट निकाल रहे हैं। तो देखो ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, मतलब 12 रुपये क्या है डिस्काउंट दे दिया। अंकित मूल्य था उसका 120 रुपये, इसमें से कितना डिस्काउंट दिया 12 रुपये दे दिया, तो सेल्स प्राइस कितनी आ जाएगी 120 में से 12 घटा दो, 108 रुपये सेल्स प्राइस आ जाएगी उसकी, ठीक है। एमआरपी प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट घटा देते हैं तो वो आता है विक्रय मूल्य। क्या आ जाता है आपके विक्रय मूल्य आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। सेल्स प्राइस वो आई आपके 108 रुपये। अब उससे बोला है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ कैसे निकलेगा, इस सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। 108 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, सेल्स प्राइस बचेगी 8 रुपये। लाभ बचेगा आपके, क्या बचेगा लाभ बचेगा 8 रुपये, और अपोन में कितना आएगा नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि 100, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। देखो दोनों 100 से 100 कट जाएगा, 8% क्या है आपका लाभ आ चुका है। प्रतिशत लाभ हमने ये निकाला है। दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है ना। दोबारा क्या करोगे आप वीडियो को रिपीट कर लोगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखना। आगे बढ़ता हूं। 56 वाला क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से देखना। इसमें फाइंड द वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बोर्ड मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 60 प्लस इसको लिखो ऐसे 140, ये जो चिन्ह है बाहर का चिन्ह है, यानी कि मतलब सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है। -3 ये लग जाएगा 6 × 7 प्लस 12 माइनस 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18, और ये लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अब सोल्व कर दो फटाफट से इसको। 60 प्लस 140 माइनस 3, 6 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 42 आएगा सर, प्लस 12 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा। माइनस का 6 इस प्रकार लिख दो आप, ठीक है। तो 60 प्लस 140 माइनस 3, और यहाँ पे देखो 42, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी कि 6 इस प्रकार लिख दोगे। तो क्या लिखोगे अगला 60 प्लस
140 माइनस 3, अब ये ब्रैकेट हटा दो, 42 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे 36। लिख दोगे ऐसे, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट आपके यहाँ पर है। अभी अगली बार देखो कैसे, किस तरफ लिख दो, मैं इस तरफ लिख देता हूँ आपके यहाँ पर 60 प्लस 140 ब्रैकेट है यहाँ पर भी, माइनस इसको गुणा करो, 3 को 6 से गुणा करोगे तो 18, 1 जाएगा ऊपर, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 और 1 10, यानी कि 108 आ गया। तो 60 प्लस कितना बचा अब यहाँ पर 32, ठीक है। 60 और 32 कितने होते हैं 92। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखो आपके सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसको दोबारा देख लेना आपको, अगर समझ में नहीं आया तो 92 हमारा पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हम 57 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्या करना है, कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर 80 रबड़ व 3 पेन बांटता है, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं। देखो अधिकतम छात्र बताने हैं, द क्लास टीचर डिस्ट्रीब्यूट 80 रबर एंड 30 पेन्स इक्वली इन हिज क्लास, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। तो जहां पर भी अधिकतम लिखा जाए, सबसे ज्यादा लिखा जाए, वहां पर आपको फाइंड करना होता है HCF, ठीक है। क्या फाइंड करना होता है, HCF फाइंड करना होता है। 80 और 30 का HCF निकाल दो, अलग अलग हम निकालेंगे। देखो 2 का जाएगा इसमें 40 बार, फिर 2 का दोगे 20 बार, फिर 2 का दोगे 10 बार, 2 का जाएगा इसमें 5 बार, तो 5 का जाएगा 1 बार, ठीक है। ये तो आप कर लेना फटाफट से। 2 का इसमें कितनी बार जाएगा सर 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। दोनों में कॉमन क्या रहा है सर, 2 तो कॉमन दोनों में है, और ये 5 जो आया था हमारे, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि कितना आंसर आएगा 10। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर लेना। आगे बढ़ते हम 58 वाला क्वेश्चन करते हैं। 58 वाला क्वेश्चन भी आसान है। अनुराग ने एक स्कूटर 30,000 में खरीदा, उसके मरम्मत में 10,000 लगाए, यदि वह उसे बेचने पर 10% लाभ पाना चाहता है तो स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो स्कूटर कितने का है, स्कूटर है आपके 30,000 रुपये का। अब उसकी मरम्मत यानी कि रिपेयर में कितने लगाया उसने 10,000 रुपये लगा दिए, टोटल कॉस्ट हो गई उसकी 40,000 रुपये, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट हो चुकी है उसकी, टोटल कॉस्ट, उस पर क्या होगा 10% लाभ, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट आपका 40,000 का कितना आएगा 10% लाभ निकाल दो, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लो, कितना आएगा 4,000 रुपये लाभ आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये सेल्स प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना आएगा उसका, विक्रय मूल्य आएगा 40 और 4 44,000 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ 59 वाला क्वेश्चन सबसे आसान है। सरल कीजिए यानी कि सिंप्लीफाई दिस, सबको जोड़ना है और लास्ट में इस संख्या में से क्या कर दो घटा देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो 4994 यहाँ पर है, इनमें इन सभी को जोड़ करके घटा दो तो ये वैल्यू आपको पता लग जाएगी। पहले आप इनको जोड़ लो 44 444 और 4444 जोड़ लो इन सभी बच्चों को, कितना आएगा 4 4 8 4 12 हो जाएगा, ऊपर 4 8 12 और 13 एक ऊपर 4 4 8 और एक 9 4 यहाँ पे घटा दो इसमें से 4 9 3 और 2 कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 62 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ 60 वाला 60 वाला क्वेश्चन देखो इसमें 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए, ठीक है। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 66 हमको मिल जाए। तो 0.022 को किस संख्या से यानी कि x संख्या से मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना आएगा 66 आएगा। तो x को तो यही रहने दो आप, 66 अपॉन में क्या कर दोगे सर ये नीचे आ जाएगा यानी कि 0.02 और 2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या यानी कि ऊपर 3 जीरो लगा दो। अब क्या बचा आपके पास में, अब बचा 66 3 जीरो अपॉन में 22, 11 से काट दो इसको 2 बार, 11 से कट जाएगा 6 बार, 66 कट जाएगा 6 बार, 2 के बाद में 6 आएगा सर 3 बार में, 3 को तीनों जीरो से गुणा कर देंगे तो 3,000 रुपये, 3,000 क्या आ गई वो नंबर आ चुका है, x की वैल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अभी हमने मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट कर लिया है, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन से हुए हैं कि अभी आप बता दो कि आपने 60 में से कितना स्कोर किया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, फिर अगला जो पार्ट आएगा हमारा उसके लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट पे।
थर्ड में अब हम आ चुके हैं। अनुभाग थर्ड ये होगा भाषा परीक्षण। इसमें हम हिंदी का सेक्शन करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाली क्लासों को जाके देख ले, मैंने ले रखी है अलग से, उसका डला हुआ है वीडियो, उसको जाके आप देख सकते हो। 60 से लेकर 80 वाले क्वेश्चन तक हम करेंगे। यहाँ पे 80 होगा, 800 नहीं। निर्देश आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या करना है, आपको अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में क्लास में आंसर करना है। तो मैं भी पढ़ दूंगा, आपको फटाफट से आंसर कर देना है। देखो, युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह का तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना के चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यू में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने के लिए एक विशेष विधि होती है। ठीक है, यानी कि एक विशेष मेथड होता है। जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेथड होता है, तो ऐसे द्वार को खोलने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते हैं तो हमारी हार मानी जाएगी। आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा, अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना, तभी मैं यह विद्या जानता हूँ। ठीक है, यानी कि माँ के पेट में उसने सब कुछ विद्या सीख ली थी। केवल व्यू से निकलना नहीं जानता, यानी कि उसके अंदर जाना जानते हो, बाहर नहीं निकलना आता उनको। क्योंकि जब अंतिम द्वार खोल तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि लास्ट वाला जो गेट होता है वो उसको खोलना, कैसे खोलना है ये नहीं पता था। तो क्वेश्चन है इसका 61 वाला क्वेश्चन देखो। चक्रव्यूह में सेना को खड़ा किया जाता है। कैसे किया जाता है? किनारे पर, घेरे के बाहर, चक्रदार घेरे के अंदर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि चक्रदार घेरे के अंदर सेना खड़ी हो जाती है, यानी कि गोल इस प्रकार, और अब चारों तरफ यहाँ पे सेना खड़ी कर दी जाती है। ये दिख रही है आपको ऐसे, ताकि इसके अंदर कोई घुसेगा। और ऐसे 7 चीजें होती है, 7 बार ऐसा होता है, 7 चक्रव्यूह होते हैं, तो इस प्रकार से खड़ा किया जाता है। 62 देखो, व्यू के द्वारों की संख्या होती है, कितनी होती है? 10, 11, 13, 7। अभी मैंने बोला कि 7 होती है। देखो 63 वाले क्वेश्चन में देखो, हार का पर्यायवाची होता है जय, अजय, पराजय या जीत। तो पर्यायवाची पूछा गया आपसे, ध्यान से देखना, विलोम मत बता देना आप इसका। तो इसका आंसर होगा पराजय। ठीक है, हार होना या पराजय होना एक ही बात है। आगे बढ़ते हम 64 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अभिमन्यु की माँ को नींद कब आ गई थी? कब आई थी उसकी माँ को नींद? अंतिम द्वार के वर्णन के समय, तीसरे द्वार के वर्णन के समय, पहले द्वार के वर्णन के समय या छठे द्वार के वर्णन के समय। तो सबसे आखिरी जो वाला द्वार था 7 नंबर वाला, उसको वर्णन करते समय नींद आ गई थी, मतलब ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम 65 वाला। चक्कर को कहते हैं, चक्कर को क्या कहते हैं? घेरा, आयत, वर्ग या द्वार। तो उसको कहता है घेरा। क्या कहा जाता है? घेरा कहा जाता है। ठीक है, चक्कर होता है ये इस प्रकार से, यानी कि चारों तरफ से घेर लेना। अगला देखो, अनुच्छेद 2। आजादी की लड़ाई का एक तीसरा तरीका सुभाष चंद्र बोस ने निकाला। जापान में एक भारतीय क्रांतिकारी थे। क्या थे? कौन थे? रास बिहारी बोस। उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज बना रखी थी। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। जापान से मदद लेकर उन्होंने भारत की पूर्व दिशा से अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। कहां से किया? पूर्वी दिशा से। वे जीत तो नहीं सके, पर उनकी कार्रवाई ने अंग्रेजों को झकझोरकर रख दिया। ठीक है, यानी कि हिला कर रख दिया अच्छे से। उन्होंने भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, वे ये नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इनको? नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो आजाद हिंद फौज की नींव किसने रखी थी? देखो, हमने देखा था रास बिहारी बोस ने बना रखी थी ना वो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप चेक कर लेना, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, विपिन चंद्रपाल। तो सुभाष चंद्र बोस और ए में कंफ्यूजन नहीं होना है। 67 देखो, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। अमेरिका में, जापान में, कनाडा में या फ्रांस में? तो हमने देखा था सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे थे? जापान पहुंचे, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 68 वाला क्वेश्चन देखो, 68 वाला। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखो, आप देखो, ध्यान से देखोगे, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, वीडी सावरकर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? पीछे जाके आप देख सकते हो किसने कहा था कि दिल्ली चलो। यहाँ पर आप देखो, जापान से मदद लेकर उन्होंने पूर्व भारत दिशा में अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया। वे जीत नहीं सके, पर उनकी कार्रवाई ने अंग्रेजों को झकझोरकर रख दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आपको बताने के लिए मैंने पीछे लिया था इसको। अब देखो 69 देखो, आजादी का विलोम क्या होता है? विलोम शब्द आपको यहाँ बताना है, तो विलोम शब्द पढ़ जाना आप। मराठी, मुक्ति, बंधन या गुलामी। आजादी का मतलब होता है गुलामी, तो यानी कि मुक्ति। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा मुक्ति। 70 होता है जागरूक का अर्थ क्या होता है?
जगाना, रोकना, सावधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जागरूक होना यानी कि सावधान होना। ठीक है, सावधान होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दो। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए तो लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ते हम अनुच्छेद 3 देखते हैं, ध्यान से समझना इसको। मैं चाहती हूं कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो। ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड पर काट लूंगी, चींटी ने कहा हाथी से। चींटी ने कहा, हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। ठीक है, उसने काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा, तब हो सकता है आपकी हड्डी फसली टूट जाए, आप गिरकर मर जाएं। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। ठीक है, यानी कोई और ऑप्शन नहीं बचा उसके पास में क्या करें। तो उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बड़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया, और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, यानी कि सबने एक दूसरे को धमकियां दे दी यहाँ पर। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी, बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। ठीक है, अब चिड़िया ने खूब चक्कर भोजन किया, मतलब अच्छे से फुल पेट भर के भोजन किया। 71 वाला क्वेश्चन देखो, चिड़िया की सहायता सर्वप्रथम किसने की थी, चींटी ने, मंत्री ने, सिपाही ने या राजा ने। तो देखो सबसे पहले जब उसने बात किसने कही थी, चींटी ने बोली थी, किसको, हाथी को। ठीक है, अगला देखो 72 वाला, हाथी ने किसको मनाया, हाथी ने किसको बोला, हाथी ने बोला था राजा को, यानी कि मंत्री को बोला, सिपाही को बोला, राजा को बोला या बढ़ई को बोला, तो राजा को बोला था हाथी ने। ठीक है, आगे देखते हम 73 वाला क्वेश्चन, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है, यह किसने थानेदार से कहा, मंत्री ने कहा, राजा ने कहा, चींटी ने कहा या बढ़ई ने कहा। शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है किसने कहा था, ये देखो आप देख रहे हैं लिख रखा। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, मंत्री बोला ना, यानी कि मंत्री हमारा आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे समझना आपको क्वेश्चन को। अचंबा का अर्थ क्या होता है, परेशान होना, हैरान होना, चिंतित होना या राजा ने। तो अचंबा होना यानी कि हैरान हो जाना। ठीक है, कोई चीज आप एकदम से देखते हो तो उसको देखते रह जाते हो, तो हैरान हो जाओ। 75 दिया गया है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, मतलब आप सोच के बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। मटर का दाना, स्वार्थी मंत्री, मजबूर चिड़िया, भूखी चिड़िया। तो देखो सारा खेल किसका था, उस मटर के दाने का खेल था। अगर वो मटर का दाना चिड़िया को मिल गया तो क्या हुआ, उसकी भूख शांत हो गई, यानी कि ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है और फिर करना है। लास्ट अनुच्छेद आपके सामने है, इसको भी पढ़ देते हैं फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्रातःकाल जिसकी तुम सबसे अधिक प्रतीक्षा करते हो वह मैं ही हूँ। मैं ही हूँ कौन, यानी कि मैं समाचार पत्र कहलाता हूँ। उर्दू में लोग मुझे अखबार कहते हैं, अंग्रेजी में मेरा नाम न्यूज़पेपर है। मेरे रूप अनेक है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि। अधिकतर मेरे दैनिक रूपों पर लोगों का ध्यान बहुत केंद्रित रहता है। हिंदी में हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण आदि मेरे दैनिक रूप है। आप लोगों के हाथों में आने से पूर्व मुझे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैं सभी प्रांतों और देशों को मिलाता हूँ, इसलिए मुझे उपमंडलों के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके घर में कौन सा अखबार आता है, कौन सा पेपर आता है, जो भी आता है उसको पढ़ा करो। कौन कौन बच्चा यहाँ पर पेपर पढ़ता है रोज। देखो इसमें क्वेश्चन है, उर्दू में समाचार पत्र क्या कहलाता है, न्यूज़पेपर, साप्ताहिक पत्रिका, अखबार या उपरोक्त सभी। तो हमने देखा था उर्दू में मुझे अखबार कहते हैं, यानी कि सी राइट आंसर होगा। 77 वाला क्वेश्चन देखो, समाचार पत्र कौन कौन से रूप में प्रकाशित होता है, दैनिक होता है, मासिक होता है, साप्ताहिक होता है या मासिक होता है, यानी कि ये सभी होते हैं। दैनिक भी होता है, मासिक भी आता है, साप्ताहिक भी आता है, तो ये सभी तरीके के छपाए होते हैं। अगला देखो 78 वाला क्वेश्चन, अखबार के किस रूप पर लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है, साप्ताहिक पर, दैनिक पर, मासिक पर या त्रैमासिक पर। तो अखबार के किस रूप पर रहता है ध्यान, अखबार पर ज्यादा रहता है दैनिक, मतलब रोज डेली पढ़ना सबकी आदत होती है। बहुत से क्या आपके देखा होगा, आपके फादर की, मदर की, आपके दादाजी की, किसी न किसी की रोज डेली अखबार पढ़ते होंगे वो सुबह उठते ही। 79 वाला क्वेश्चन है, कूप मंडकू का अर्थ होता है, कूप मंडकू का अर्थ क्या होता है, कुएं के पास मेंढक होना, कुएं में गिरना या कुएं में मेंढक की तरह।
तो होता है इसका कुएं में मेंढक की तरह। आगे देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। प्रातः काल का पर्यायवाची पूछा आपसे। प्रातः काल का पर्यायवाची यानी कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है, उषा, शाम, सुबह या संध्या। प्रातः काल यानी मॉर्निंग का मतलब सुबह। ठीक है, तो ये पूरे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताओ आपके 80 में से कितने सही हुए। यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट कर दें और अपने जिस हिसाब से आपके नंबर सही हुए हैं उस हिसाब से आप अपनी कट ऑफ जा करके देख लेना, जो वीडियो मैंने बताई है उसको। ठीक है, और OMR शीट वाली भी आप वीडियो जरूर देख लेना। पुराने मैंने जो 7 मॉडल पेपर करवाए हैं, 8 मॉडल पेपर करवाए हैं, उनको जाके आप पूरा देख लेना, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे दिया गया है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।